नमस्कार दोस्तों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एप में हर मंडे टेस्ट होता है और ये हमारा टेस्ट नंबर 28 है। हर मंडे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच टेस्ट अटेम्प्ट का समय रखा जाता है। यदि आप भी इस तरह के टेस्ट देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। अभी जाइए और हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए और तैयार रहिए अगले मंडे से। दोस्तों, जो भी टेस्ट हम ऐप में लेते हैं उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ यूट्यूब पर हम करवाते हैं। टेस्ट अगर किसी दिन आगे पीछे भी हो जाता है या नहीं हो पाता है तो इसका नोटिफिकेशन हम यूट्यूब पर डालते हैं। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल को भी सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, आपने यदि टेस्ट दिया है तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखना और नहीं दिया तब भी ज़रूर देखना, क्योंकि टेस्ट के सभी 25 प्रश्नों को हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल से आपको इसमें बताने वाले हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। आपने जो गलत किए उनका सही उत्तर क्या है और कैसे आया, स्पेशली न्यूमेरिकल्स का जो है उनका आंसर कैसे आया, हमारे साथ समझ लीजिए। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करें। अपना स्कोर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका स्कोर इस टेस्ट में कितना रहा था। ऐप डाउनलोड करें और वीडियो दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर किया करें। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं और सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देने का प्रयास किया जाता है ताकि आप जिस भाषा में समझना चाहते हैं इन्हें समझ सकें, देख सकें। इसलिए आप भी सपोर्ट करें हमें, हिंदी हो या इंग्लिश। चैनल को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, अपने दोस्तों तक चैनल फॉरवर्ड ज़रूर करें प्लीज़। आज भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन तक हमारा चैनल पहुंचा तक नहीं है। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल जर्मेनियम के बैरियर पोटेंशियल का अनुपात क्या कहलाता है? यानी सिलिकॉन बटे जर्मेनियम करना है आपको। वेरी सिंपल, अगर आपको दोनों की पोटेंशियल याद है तो ही आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। देखो, सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम का 0.3 माना जाता है। वैसे तो कई जगह 0.1 से 0.3 वोल्ट लिखा होता है, बट जनरली 0.3 को ही कंसीडर करते हैं। ये रेशो आप निकालते हैं तो ये लगभग 2.3 के आसपास आएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, 2 करना है हमें। ठीक है, देखो क्वेश्चन वही है और आपको इसको सॉल्यूशन करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी थी। सिलिकॉन और जर्मेनियम का अगर बैरियर पोटेंशियल याद है तो ही आप इसे कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को केवल रट्टे नहीं लगाना है। हो सकता है आपके पेपर में जर्मेनियम बटे सिलिकॉन का पूछ लिया जाए, ठीक है ना, तब आपको ज़रूर ध्यान में रखना है 0.3 बटे 0.7 कर रहे हो तो ये लगभग आपका जो कैलकुलेशन के दौरान रेशो निकल कर के आएगा तो ये आएगा लगभग 0.4 के आसपास। ठीक है ना, 0.4 0.5 भी कर सकते हो ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन याद रखना है कि किसका रेशो पूछा है। अगला क्वेश्चन सिंपल, एक फॉर्मूला था, आपको याद रखना था। लोड को मैक्सिमम जो पावर ट्रांसमिट होती है उसका सही फॉर्मूला क्या है। पहले तो ये देखो कि लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होती कब है। तब होती है जब लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो, यानी सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस लोड इम्पीडेंस के जब बराबर होता है तो उस समय कहते हैं कि सोर्स उस लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करता है। हालांकि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट की एक कमी है और वो ये है कि जब भी कोई सोर्स अधिकतम शक्ति प्रदान करता है उस समय उसकी एफिशिएंसी मात्र 50% होती है, ये ध्यान रखिएगा। और अधिकतम शक्ति ट्रांसमिट का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है V² बटे 4 इंटू R, यानी जो लोड रेजिस्टेंस है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और जो वोल्टेज उसको मिल रही है उसकी स्क्वायर करनी है। अपना यहाँ पर डी उत्तर है V² बटे 4 RTH। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि वह मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। अब कुछ बच्चे इंसुलेशन में कंफ्यूज हो गए होंगे। अचालक सामग्री, दोस्तों अचालक ना बोल करके हम उसको पैरा विद्युत मटेरियल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको
डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है और हिंदी में पेरा विद्युत बोलते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है या इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, जैसे कैपेसिटर मान लीजिए, तो उसके डाइलेक्ट्रिक में ही स्टोर होती है, बीच में जो मटेरियल डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है वो। सी उत्तर करना है। वैसे इंसुलेटिंग मटेरियल अचालक वर्ग भी बोलते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो सकते हो आप। ऑप्शन आपका सी ही सही रहेगा, डाइलेक्ट्रिक आएगा, पेरा विद्युत बोलते हैं उनको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर जीरो लेगिंग पावर फैक्टर पर चल रहा है, इस समय आर्मेचर की रिएक्शन कैसी होगी। पॉइंट नंबर 1, आपको एक चीज़ यहाँ से समझ में आ गई कि एक अल्टरनेटर की आर्मेचर रिएक्शन किस बात पर निर्भर करती है, तो वो पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। अल्टरनेटर का पावर फैक्टर जो है वो लोड पर भी निर्भर करता है और एक्साइटेशन पर भी डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, दोनों को याद रखना। लोड के अनुसार कैपेसिटिव, इंडक्टिव और रेजिस्टिव लोड होते हैं तो पावर फैक्टर चेंज होता है। 3 तरह की रिएक्शन आती है। सबसे पहला कंप्लीटली मैग्नेटाइजिंग, ये होता है लीडिंग पावर फैक्टर पर। कंप्लीटली डीमैग्नेटाइजिंग, ये होता है लैगिंग पावर फैक्टर पर। और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ये होता है यूनिटी पावर फैक्टर पर। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आपको समझने को मिली। हमें इस प्रश्न में पश्चगामी यानी लैगिंग पावर फैक्टर का पूछा गया था, हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कि आप तीनों को याद रखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे और सप्लाई अथॉरिटीज़ के बीच अनबैलेंस वोल्टेज का मैक्सिमम परमिजेबल मान कितना है। दोस्तों ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेटा है, इसका याद रखना। ±2% कहते हैं कि रेलवे में वोल्टेज डिस्टर्बेंसी एक्सेप्ट हो सकती है, ठीक है। ये रिसेंटली छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको भी दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में अल्फा का प्रैक्टिकली मान कितना होता है। देखो अल्फा का मान हमेशा इकाई से कम होता है, ये तो श्योर था ना। इसका मतलब ए और बी तो इसके ऑप्शन ही नहीं है, हमें नहीं करना ए और बी को। 0.1 से 0.5 बहुत कम रह जाता है। प्रैक्टिकली अल्फा का मान 0.85 से 0.99 के बीच होता है, इकाई नहीं होता है ना, इकाई से तो हमेशा कम होता है। अगर बीटा का कंपैरिजन किया जाए तो वो इकाई से बहुत अधिक होता है, बहुत आगे होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वोल्टमीटर से तुलना करने पर एक एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। देखो वोल्टमीटर में पतले तार अधिक टर्न की कॉइल होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और एम्पियर मीटर जो है इसमें जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है, मोटा तार होता है और कम इसमें टर्न होते हैं, जस्ट अपोजिट हो गए। ये वाट मीटर की सीसी की तरह होता है और वोल्ट मीटर वाट मीटर की पीसी की तरह होता है। पतले तार अधिक टर्न का प्रतिरोध हमेशा ज़्यादा और मोटे तार कम टर्न का प्रतिरोध हमेशा कम, कंपेरेटिवली बहुत कम होता है। वैसे भी देखो अगर दोनों आइडियल हो तो मान कितना कितना है। आदर्श एमीटर का तो आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है, जबकि आइडियल वोल्ट मीटर अगर है तो उसका इनफाइनाइट यानी अनंत प्रतिरोध होता है। अब आप कंपैरिजन करो, 0 और अनंत नहीं हो तो इसका 0 के आसपास होगा और उसके अति उच्च के आसपास होगा, इसलिए कंपैरेटिवली एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर की यानी सीटी जो होती है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग पर टर्न्स की संख्या। देखो सीटी करंट मेजरिंग करने के काम आती है। हाई करंट जब मापना हो तो इंडक्शन मीटरों के साथ उपयोग करते हैं। सीटी एम्पियर मीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर तीनों के साथ लग जाती है। सीटी की प्राइमरी जो होती है ना उसमें कहते हैं कि ए फ्यू टर्न होते हैं, होते ही नहीं है या फिर मोटे तार केवल एक टर्न, या यूँ कहें कि इसमें केवल जो केबल होती है उसी तरह से मोटा समझ सकते हैं। इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग पर सेकेंडरी से बहुत कम टर्न होते हैं तुलनात्मक रूप से, सेकेंडरी में बहुत अधिक और प्राइमरी में बहुत कम टर्न्स की संख्या को माना जाता है। अगला देखिए सवाल, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल को
7 सेगमेंट जो डिस्प्ले होती है उसमें कन्वर्ट करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं डिकोडर। कहते हैं ना डिकोड हो गया, यानी कोड को डिकोड करना। तो बाइनरी कोड है और उस कोड को डिकोड करके डिस्प्ले करेगा वो। तो ये काम जो होता है ये डिकोडर कहलाता है। वापस अगर इसको 7 सेगमेंट से BCD की तरफ आना हो तो वो काम एनकोडर का होता है। ठीक है, नाम से ही पता लग गया, एनकोडर डिकोडर मतलब कोड को डिस्प्ले करना और डिस्प्ले को वापस कोड में बदलना, वो एनकोडर का काम होता है। नाम से ही पता लग रहा है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी वायरिंग प्रणाली वायरिंग को सबसे ज़्यादा लाइफ प्रदान करती है, मतलब लॉन्गेस्ट लाइफ किसकी होती है? देखो लॉन्ग लाइफ तो कंड्यूट की ही मानी जाएगी, क्योंकि कंड्यूट में PVC के भी कंड्यूट आते हैं और आयरन कंड्यूट भी होते हैं। अब लोहे वाले कंड्यूट पाइप जो है तो लॉन्ग लाइफ होगा कंपेरेटिवली। बाकी जितनी भी वायरिंग का आप अब कंपैरिजन करें, वैसे ही देखो क्लीट वायरिंग तो टेम्परेरी वायरिंग है, तो सबसे ज़्यादा लाइफ में हम कंपैरिजन करेंगे तो कंड्यूट वायरिंग की सबसे अधिक आयु मानी जाएगी। अगला है हाइड्रो पावर प्लांट में जो सरप्लस वाटर होता है, यानी एक्स्ट्रा पानी है, उसको बांध से बाहर की तरफ रास्ता दिखाने का काम करेगा, तो उसको बोलते हैं स्पिलवेज। हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावक मार्ग। ठीक है, स्पिलवेज जो है वो काम करता है। इकोनोमाइजर तो वैसे देखो थर्मल का भाग है। सर्ज टैंक और पेन स्टॉक जो है वो इसी के अलग होते हैं। तो पेन स्टॉक की हैमरिंग से बचाव के लिए सर्ज टैंक लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैपेसिटर स्विचिंग जो है वो किस प्रकार के ब्रेकरों के साथ काम में लेते हैं? दोस्तों ब्रेकर के संदर्भ में मैंने एक आपको टॉपिक करवाया था, RRRV, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्रेकिंग वोल्टेज, इसको बोलते हैं पूरा नाम। ठीक है, धारा चॉपिंग के दौरान जब वोल्टेज के मान में वृद्धि होती है ना, और धारा चॉपिंग देखो मैंने बताया भी था VCB में सबसे ज़्यादा होती है, तो कहते हैं कि उस समय जो RRV होती है उस वोल्टेज को कोई चीज़ ऐसी हो जो एकत्र कर ले ताकि उस वजह से स्पार्किंग ना हो, उसके लिए कैपेसिटर लगाते हैं। कुल मिलाकर के रिजल्ट ये है कि कैपेसिटर स्विचिंग का उपयोग EHV सर्किट ब्रेकरों के साथ करते हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में 2 सर्किट ब्रेकर काम में लेते हैं। कौन कौन सा? एक तो लेंगे ABCB और दूसरा लेते हैं VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, वे वाटर सर्किट ब्रेकर तो कोई ब्रेकर का प्रकार ही नहीं है। ठीक है, ए उत्तर आ जाएगा क्योंकि ABCB ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इस पर थोड़ा आप सर्च करें तो ज़्यादा सही रहेगा और मुझे भी बताइएगा आपको इसमें और नई क्या चीज़ें मिली। कैपेसिटर स्विचिंग ब्रेकरों के संदर्भ में टॉपिक होता है। अगला क्वेश्चन, PMMC मीटर के मामले में डेफ्लेक्टिंग टॉर्क किस बात के समानुपाती है? तो बहुत सिंपल है, धारा के समानुपाती है। वहीं MI मूविंग आयरन टाइप में अगर बात करें तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, ये तो सिंपल सा ही है क्वेश्चन, ए उत्तर आ जाएगा। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर के मामले में ये I धारा के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है? तो इनकी ससेप्टिबिलिटी माइनस में होती है, यानी नेगेटिव होती है और बहुत छोटी होती है, कम होती है। वहीं पैरामैग्नेट की अगर बात करें तो पॉजिटिव होती है और बहुत छोटी होती है। और अगर हम वहीं पर फेरोमैग्नेट की बात करें तो पॉजिटिव भी होती है और बहुत अधिक भी होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन सीखने को मिले। डाया नेगेटिव एंड स्मॉल, पैरा पॉजिटिव एंड स्मॉल, फेरो पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज, यानी धनात्मक होने के साथ साथ बहुत बड़ी भी होती है। आगे का क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन में दोनों एंड पर या प्रत्येक सिरे पर हमें कन्वर्टर की ज़रूरत होगी? तो दोस्तों ये है HVDC। हाई वोल्टेज DC लाइन का आपको पता ही है ना कैसे होती है। एक ट्रांसफार्मर होता है, वो पहले स्टेप डाउन कर देता है, फिर यहाँ पर कन्वर्टर होता है जो AC को DC कर लेता है, और इस DC को क्या करते हैं हम
वैसे पूरी तरह से स्टेप डाउन नहीं करते, HVDC का मतलब हाई वोल्टेज रखते, लेकिन कुछ लेवल तक इसको चाहें तो डाउन कर लेते हैं। फिर ये लाइन जाती है जो HVDC की होती है, और रिसीविंग एंड पर फिर हम इन्वर्टर लगाते हैं जो DC को AC कर देता है। डी ऑप्शन आएगा, HVDC ट्रांसमिशन लाइन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक इंडक्टर में 2 जूल की ऊर्जा एकत्र होती है। 0.2 एम्पियर की धारा जब इसमें से प्रवाहित होती है तो इसके सेल्फ इंडक्टेंस की गणना करो। देखो, इंडक्टर में स्टोरेज एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला होता है, हाफ LI², 1/2 LI की स्क्वायर। तो यहाँ से आप इंडक्टेंस ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि बाकी डेटा आपके पास है ना। क्या क्या डेटा है देखिए आप जरा। एनर्जी का मान 2 जूल है, 1/2 L आपको ज्ञात करना है, करंट का मान 0.2 है तो 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। कैलकुलेशन करके अगर आप मिलान करेंगे तो आपका उत्तर बनेगा 1/0.04, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन जब आप निकालेंगे तो उत्तर आएगा 100 हेनरी, ठीक है। कैलकुलेशन करके मिलान करना, फॉर्मूला मैंने बताया, तरीका मैंने आपको बताया, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपका भी इतना ही उत्तर आया क्या। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाइनरी अंक 1011 के तुल्य ऑक्टल नंबर क्या है, यानी इसको ऑक्टल में बदलना है। देखो, बाइनरी को ऑक्टल में बदलने के लिए एक शर्त होती है, क्या कि आपको राइट साइड से चलते हुए 3 बिट का समूह इसमें बनाना होता है। जैसे 1 0 1 1 है ना, तो इन तीनों का एक बनेगा और इसका एक बनेगा। और अब इन दोनों का जो भी डेसिमल अंक होता है उसको लिख दो, या ऑक्टल अंक होता है वो लिख दो। तो 0 11 जो है वो 3 का होता है और 1 का 1 होता है। अब इस 1 3 को पास पास लिख दूँ, संख्या बन गई 13, ठीक है। क्या करना है दोबारा बता दूं, जो भी आपको बाइनरी संख्या दिया हुआ है उसको राइट साइड से चलते हुए 3 बिट का पहले एक ग्रुप लिखिए, फिर दूसरा ग्रुप लिखिए, और उनका जो भी ऑक्टल में नंबर बनता है उसको लिख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैकअप रिले का पर्पज क्या होता है। देखो, नाम से ही पता लग रहा है ना, बैकअप। बैकअप का मतलब क्या होता है कि अगर ये काम नहीं करता है तो ये काम कर जाए। इसका मतलब ये हमेशा रिजर्व कैटेगरी की श्रेणी में होता है, और ये कभी भी प्राइमरी प्रोटेक्शन नहीं होता, ये ध्यान रखना, सेकेंडरी प्रोटेक्शन होता है। मतलब अगर प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हो जाता है तब हमारे इस बैकअप रिले को काम करना होता है, ये इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर में जब स्लिप इकाई हो तो रोटर गति का मान कितना होता है। ये तो बहुत ही सिंपल है, रोटर गति तो 0 ही होगी ना, क्योंकि स्लिप जो होती है वो NS - NR होती है। जब रोटर गति 0 होगी, जिसको अपन ब्लॉक रोटर कंडीशन भी बोल सकते हैं ना, उस समय स्लिप का मान इकाई होता है, तो रोटर की गति 0 होती है। जब रोटर गति सिंक्रोनस गति के बराबर हो उस समय तो स्लिप 0 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टिव पावर का अपरेंट पावर से अनुपात क्या कहलाता है। देखो, रिएक्टिव पावर जो होती है ना, इसका फॉर्मूला होता है VI sin phi, और एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है VI। VI से VI कटेगा तो क्या बचेगा, sin phi बचेगा, उत्तर आएगा B। अगला प्रश्न है कि रिलेटिव परमेबिलिटी, सापेक्ष चुंबकशीलता की इकाई, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ये हमेशा वायु के सापेक्ष रखी जाती है। और अगर यहाँ पर एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, निरपेक्ष चुंबकशीलता का पूछ लेते ना, तब भी उत्तर करना था आपको, हेनरी प्रति मीटर इसका उत्तर आता। अगला क्वेश्चन कह रहा है 250 वोल्ट का लैंप 3000 ल्यूमन फ्लक्स उत्पन्न करता है, MSCP मेन स्फेरिकल कैंडल पावर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, क्या करना होता है, MSCP ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है कि जो हमारा फ्लक्स है उसमें 4 पाई का भाग दे दो। 3000 में 4 पाई का जब आप भाग देंगे तो लगभग उत्तर आएगा 240। कैलकुलेशन करना, उत्तर का मिलान करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपका भी उत्तर इतना ही आया क्या। अगला प्रश्न कह रहा है, इंडक्शन मोटर में अगर रोटर का रेजिस्टेंस घटेगा तो उच्चतम टॉर्क कहाँ मिलेगा। देखो, मैक्सिमम टॉर्क के लिए शर्त होती है कि रोटर रेजिस्टेंस रोटर रिएक्टेंस के बराबर हो।
अगर ऐसा नहीं हो तो रनिंग कंडीशन में R2 बराबर S इंटू X2 होना चाहिए। अब अगर आपका R कम हो रहा है तो सीधी सी बात है, स्लिप का मान अगर आपका घटेगा तो दोनों फिर बराबर हो जाएंगे ना। स्लिप का मान कब घटता है? जब मोटर की स्पीड बढ़ती है। ए उत्तर आएगा, हायर स्पीड इसका ऑप्शन कर देंगे। 3 इनपुट वाले नैंड गेट में आउटपुट 1 कितनी बार मिलेगा? देखो नैंड गेट है ना, 7 बार मिलेगा। दोबारा सुनो, 3 इनपुट वाले नैंड गेट की टोटल आउटपुट 8 होती है, जिसमें से 7 हाई और 1 लो होती है। कैसे? क्योंकि जब भी इनपुट 0 0 होगी तो एंड गेट की आउटपुट 0 और नैंड उसका रिवर्स देगा, यानी 1 देगा। तो अगर ये एंड गेट होता ना तो उसमें आउटपुट केवल 1 बार मिलती, नैंड गेट में 7 बार मिलती है। खैर ये क्वेश्चन मैंने बार बार करवाया हुआ आपको, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। आगे कह रहा है कि पावर सिस्टम में रिएक्टिव कंपोनेंट की क्षतिपूर्ति करनी है, कैपेसिटर कहाँ लगाना चाहिए? लोड के नज़दीक लगेगा। और अगर सिंक्रोनस मोटर की बात होती तो वो लाइन के नज़दीक लगता। ठीक है, अभी अपना यहाँ पर सी उत्तर सही रहेगा। तो बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आपका स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए। हाँ, स्कोर कमेंट ज़रूर कर देना।